हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024, जो कि प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, जो ये है 21वां वीडियो है प्रैक्टिस मॉक टेस्ट का, जिसमें हमने मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को लिया है और परीक्षा आधारित संभावित प्रश्न को लिया, जो कि आपको लगेगा कि हाँ, इस तरह का ही क्वेश्चंस पूछा गया था और हो सकता है पूछ भी सकता है। ओके, तो इसमें सारे तरीके को अप्लाई करेंगे, शॉर्ट मेथड, बेसिक मेथड, सभी तरीके को जहाँ जिसकी ज़रूरत होगी उस हिसाब से यहाँ पर लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, देखिए, 5 वर्ष बाद रमेश की आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए रमेश की वर्तमान आयु आर है। पहले मैं बेसिक तरीका बताता हूँ, फिर मैं शॉर्ट तरीका कराऊंगा। रमेश की वर्तमान आयु जो है वह आर मान लेते हैं। ठीक है, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु को पी मान लेते हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चंस कर रहा है उसके हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 5 वर्ष बाद की रमेश की आयु क्या होगी, आर प्लस 5। ठीक है, और 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु क्या होगी, पी प्लस 5। यही तो होगा। तो इसने कहा कि जो रमेश की आयु होगी वह पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी, यानी इसकी 3 गुनी के बराबर हो जाएगी। तो ये पहला बात इसने कहा यहाँ से यहाँ तक में। देखिए, मैं बेसिक तरीका से इसलिए कराता हूँ कि अब पहले हो सकता है कि डायरेक्ट आप शॉर्टकट ना समझ पाओ, क्योंकि इन सब में शॉर्टकट ही अच्छा मेथड काम करता है, अच्छा तरीका से काम करता है, जो कि आपको बहुत जल्दी आंसर दे देगा। तो उसके लिए वेट कीजिए, मैं ज़रूर कराऊंगा। तो देखिए, तो यहाँ से मैं अगर इसको सॉल्व करूँ, आर प्लस 5 बराबर 3p प्लस 5 दिया 15। तो यहाँ से इसको माइनस कीजिएगा तो r माइनस 3p बराबर 15 में 5 गया तो 10। तो ये इक्वेशन हमें एगो प्राप्त हो गया है ना। तो अब दूसरे लाइन पर चलते हैं। और 5 वर्ष पहले, तो अब बताइए रमेश की 5 वर्ष पहले आयु क्या होगी। तो आपका जवाब होगा कि 5 वर्ष पहले जो है उसकी आयु जो हो जाएगी r माइनस 5। 5 वर्ष पहले तो यही ना होगा। तो ये 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, p माइनस 5। तो इसने क्या कहा कि 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु की 7 गुनी, यानी इसकी 7 गुनी। तो ये बात कह रहा है। तो यहाँ से एक इक्वेशन और निकलेगा, r माइनस 5 बराबर 7p माइनस 35। ये तो यहाँ से r माइनस 7p बराबर जो है माइनस 35 में 5 जुड़ जाएगा तो माइनस का 30। ये इक्वेशन सेकेंड है ना। तो अब इन दोनों से आप किसी भी विधि लगाकर बना सकते हो, चाहे वो प्रतिस्थापन विलोपन जो भी है। 10th में इस तरह से इक्वेशन आप बनाते थे कि नहीं, तो बनाते होंगे। तो अब यहाँ पर दोनों इक्वेशन को एक जगह लिख लेते हैं, r माइनस 7p बराबर माइनस का 30। तो ये दूसरा इक्वेशन। तो इस तरह से, तो यहाँ से किसी एक को घटा दीजिए। तो यहाँ पर मैं घटाव करूँ तो इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, सिर्फ घटाव कर रहा हूँ और ये प्लस में चेंज हो जाएगा है ना। तो यही करते थे। तो ये तो कट गया, बचा क्या, 7p में 3p जाएगा तो क्या कितना p बचेगा, 4p। और 30 प्लस 10 40। तो p बराबर यहाँ से कितना आ गया, तो आपका जवाब होगा कि 10 आ गया। तो पुत्र की आयु वर्तमान आयु 10 आ गई, लेकिन हमसे पूछा क्या रमेश की वर्तमान आयु।
तो आर की मान चाहिए, तो आप पी कहीं भी पुट कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो आर यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ, माइनस 7 गुना पी का मान कितना 10 बराबर माइनस का 30। तो आर बराबर यहाँ से कितना हो गया, तो 10 सत्ते 70, उधर जाके घट पीट के कितना हो जाएगा 40। तो ये रमेश की वर्तमान आयु 40 निकल जाएगी। ओके, तो ये 40। अब चलिए इसका शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओके, देखिए 5 वर्ष बाद रमेश की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो एक फादर है और एक सन है, बेटा और बाप और बेटा है। तो कितना है 7 गुनी है, पिता 7 गुनी। अगर मैं पुत्र की आयु अनुपात में 1 मानूं तो इसका 7 गुनी ये है, कब 5 वर्ष बाद। ठीक है, और 5 वर्ष पहले 7 गुनी नहीं 3 गुनी है, 3 गुनी। तो 5 वर्ष पहले क्या है 7 गुनी, यहाँ पे कह रहा है ना 7 गुनी, तो 1 और 7। तो अब यहाँ से कैसे हिसाब किताब लगा सकते हैं। ठीक है, तो मेरी बात को अब यहाँ ध्यान से समझिएगा। मैं इसका अंतर लूंगा, पहले 3 और 1 का अंतर कितना 2, फिर 7 और 1 का अंतर कितना 6। तो ये जो आया ना 6 जो आया, इसको ऊपर वाले से गुना कर दीजिए पूरे इक्वेशन को, यानी पूरे अनुपात को, और ऊपर में जो 2 अंतर आया उसको नीचे वाले से गुना कर दीजिए। बस अब कीजिए, तो यहाँ पर लिखिए 6 दिया 18 अनुपात 6, और ये 7 दूनी 14 अनुपात 2। तो ये हो गया। अब यहाँ पर जुगाड़ देखिए, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ और यहाँ के अंतर को मैं समान करना चाहता था। अब जो कि समान हो गया, 18 में 14 जाएगा 4, 6 में 2 जाएगा 4, यानी अंतर यहाँ का 4 आया है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा है कि 5 वर्ष पहले, अगर मान लीजिए वर्तमान आयु ये है, इसके 5 वर्ष पहले है ना, तो प्लस का 5, इसके बाद फिर इधर 5 वर्ष, अच्छा 5 वर्ष बाद तो इधर बाद हो जाएगा, यानी 5 वर्ष। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिफरेंट है वो, यानी योग जो है कितना है 10 है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं, 10 है। तो वो 10 जो है वर्तमान, कहने का मतलब वर्तमान उम्र से 5 वर्ष बाद और वर्तमान उम्र से 5 वर्ष पहले, तो टोटल कितने आयु का गैप हो रहा है 10, और यहाँ पर रियल में कितने का गैप है तो 4 का। तो 4 अनुपात का गैप बराबर 10 है। तो हमें चाहिए रमेश की वर्तमान आयु। तो रमेश की वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम जो भी करेंगे यहाँ पर करेंगे। क्या मेरी बात को समझ रहे, जो भी करेंगे यहाँ पर करेंगे। तो अब बताइए 4 का वैल्यू 10 है, 4 अनुपात का मान 10 है, हमें चाहिए 18 अनुपात का मान। कितना अनुपात का मान 18 अनुपात। तो इसको हम इस 4 अनुपात को 2 अनुपात में बदल सकते हैं क्या, तो आपका जवाब होगा कि हाँ, दोनों को 2 2 से भाग दे दीजिए तो 5 हो जाएगा। क्या आप इस 2 को 18 में बदल सकते हैं क्या, तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल। तो यहाँ से इस 2 को 9 से गुना कर देंगे तो ये 18 में बदल जाएगा। तो इस 5 को भी आप 9 से गुना कर दीजिए 45, यानी 18 अनुपात का मान 45 आ गया। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, फादर की उम्र का अनुपात क्या, इससे हमको कोई लेना देना नहीं, इस बात को समझिए। अब जो है मेन बात उसको समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा है, 5 वर्ष बाद की आयु है, ये जो 18 है वह 5 वर्ष बाद की आयु है। तो ये जो 45 आया है वह 5 वर्ष बाद की है। क्या है, 5 वर्ष बाद की है, बात समझ रहे हैं। तो हमें चाहिए वर्तमान में जाने के लिए क्या करेंगे, 5 वर्ष घटाएंगे तो वर्तमान उम्र कितना, तो आपका जवाब होगा वर्तमान उम्र जो हो जाएगा 5 वर्ष इसमें घट जाएगा 40। तो इस तरीके से आप आसानी से और जल्दी निकालते हैं। इस तरीके को समझने का कोशिश कीजिए, जो कि आपको जल्दी आंसर दे देगा। बात समझ रहे हैं, तो आराम से कर सकते हैं, ठीक। हालांकि और भी तरीके हो सकते हैं, बिना बनाए भी इसको आंसर दे सकते हैं। कैसे, चलिए इस बात को भी समझाते हैं। देखिए भले दोस्त टाइम लग जाए कराने में, उससे आपको टेंशन नहीं लेना, लेकिन आपको सीखना है तरीके को, ठीक है। बाकी बात तो आप फास्ट कर ही लोगे,
तरीका सीख गया तो, है ना। तो देखिए 5 वर्ष बाद रमेश की आयु 3 गुनी थी। क्या थी? 3 गुनी। तो सब में मैं 5 वर्ष अगर ऐड कर दूं, 5 वर्ष ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 43, ये 45 और ये 47 और ये 49। तो इसने क्या कहा है कि फादर और सन का रेशियो जो 1:3 का है। 5 वर्ष बाद का क्या है? 1:3, यानी फादर का जो रेशियो वह 3, कहीं ना कहीं ऑप्शन 3 से कटना चाहिए। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो एक ही ऑप्शन है जो कि 5 ऐड करने पर 3 से कट रहा है, ये राइट आंसर। बात समझ रहे? और भी ज्यादा देखना चाहते हैं तो 5 वर्ष पहले 5 घटा कर देखिए, जो 7 से कट जाए वही फिर आंसर। समझ रहे हैं? अगर ये पहला लाइन से आंसर नहीं आया तो ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि पसंद आ रही होगी। ओके, समझ में आ रहा होगा तो समझिए। देखिए इस क्वेश्चन को लेने का मतलब है, इसमें इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, लेकिन मेरा मकसद है कि आप जल्दी क्वेश्चंस को करो। बात समझ रहे? लेकिन कैसे कर सकते हैं जल्दी, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। ये क्वेश्चंस मैंने नहीं बनाए हैं, खुद ये प्रीवियस ईयर का पेपर, और जितना भी क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ अभी टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर का ही ले रहा हूँ, चाहे वह रेलवे का, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एलपी हो, इन्हीं का मैं ले रहा हूँ। तो आपको पता है कि जो रेलवे में पूछा जाता है वह कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चंस होता है, और मैंने खुद महसूस किया है, मैंने खुद कई एग्जाम दिए हैं और निकाला भी है, तो इसलिए मैं इस बात को बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 23 का क्यूब बोला है, फिर -11 का क्यूब बोला है, फिर -12 का क्यूब बोला है ना। तो अब यहाँ पर सभी का आप क्यूब करने चल गए तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बेहतर है कि थोड़ा सा दिमाग लड़ाइए, थोड़ा सा दिमाग लड़ाइए। क्या? देखिए सिर्फ 3 का क्यूब कीजिए। 3 का क्यूब कितना? 27। सिर्फ 1 का क्यूब कीजिए। 1 का क्यूब क्या? 1, और यहाँ पर क्यूब है ना तो -1 होगा कि नहीं। सिर्फ आप 2 का क्यूब कीजिए, यानी 2 का क्यूब करेंगे तो 8, लेकिन माइनस है यहाँ, तो माइनस को 3 बार आप गुना करते हैं तो वह माइनस में ही चेंज हो जाता है। तो जैसे कि माइनस गुना माइनस प्लस और प्लस गुना माइनस माइनस, इसलिए ये -8। अब यहाँ से आप यूनिट डिजिट मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है 2 ऑप्शन में सेम डिजिट है, लेकिन देख लेते हैं एक बार क्या जाता है। 7, इधर 8 1 9, -9 बनेगा, इधर 27। तो अब बताइए 7 में तो 9 नहीं है घट सकता, लेकिन 17 में तो 9 घट सकता है ना। तो लास्ट में क्या आएगा? 8। लास्ट में क्या आएगा? 8, यानी इकाई अंक पर 8 आएगा, और इकाई अंक पर एक ही ऑप्शन में 8 है। क्या मेरी बात को समझ पाए? तो इस तरह से कर सकते हैं। हालांकि आपकी इच्छा, अगर आप चाहते हैं कि पूरा क्यूब करके बनाएं तो फिर आपकी इच्छा। नेक्स्ट देखिए 1980 में एक शहर की जनसंख्या इतनी थी, यदि इसकी जनसंख्या में लगातार 2 दशकों में प्रत्येक दशक में 10% की वृद्धि हुई है, तो 2000 ईस्वी में इसकी जनसंख्या कितनी होगी? ठीक है, तो कुछ दोस्त इसमें करेंगे क्या जानते हैं, वो देखेंगे कि ये तो 1980 है और यहाँ पर 2000 ईस्वी है, तो घुमा फिरा के 20 साल लेंगे। टाइम क्या लेंगे? 20 साल, जो कि आपका गलत हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? 20 साल नहीं लेना है। इसने कुछ कहा है, बात को समझिए थोड़ा सा, ठीक है। इसने कहा है कि 2 दशक, यानी ये जो 20 वर्ष है, ये जो 20 वर्ष है, तो यहाँ पर लेना है 10 दशक, मतलब क्या? 10 साल का 1 वर्ष लेना है। 10 साल का 1 वर्ष, तो यहाँ पर है कितना? 20 साल, तो इसका मतलब 2 वर्ष लेना है। टाइम कितना लेना है? 2 वर्ष, ठीक है। और रेट हमें दिया है दर, यानी प्रति वर्ष जो है 10% की वृद्धि होती है, हर साल 10% की वृद्धि होती है, तो रेट यहाँ पर लेना है 10%। और हमारी वर्तमान 1980 की जो जनसंख्या है, तो इसको वर्तमान जनसंख्या को जो है आप मूलधन मान सकते हैं। अगर आप, हालांकि ये चक्रवृद्धि ब्याज का ही रूल काम करेगा यहाँ, तो आप इसको वर्तमान जनसंख्या का मूलधन को मान सकते हैं। इस तरह से इसको मूलधन मान लीजिए 2,25,000, 2,25,000
25,000। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आप कैसे फास्ट कर सकते हो इस तरह। हालांकि लगाने के यहाँ पर आप ये लगा सकते हो P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पर पावर n, ये फार्मूला लगाइएगा तो ये आपका अमाउंट निकल जाएगा। अमाउंट मतलब कि 2000 की जनसंख्या, 2000 ईस्वी की जनसंख्या निकल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर ये चीज़ नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं आपको एक अलग तरीका बताऊँगा। हालांकि आप चाहो तो ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर वो चीज़ नहीं करूँगा क्योंकि वो ये लॉन्ग मेथड हो जाएगा, मतलब कि पुराना मेथड जो कि आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में। बात समझ रहे? तो आप 10% को पकड़िए। कितना को? 10% को। और 10% का मतलब क्या है? 1/10। तो देखिए अब जो आपको रेशियो मेथड से मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, आपको मूलधन और अमाउंट का रेशियो लेना है। मूलधन और अमाउंट का रेशियो लेना है, मेरी बात को समझिए। ये जो नीचे वाला टर्म है वह मूलधन है और ऊपर वाला जो है वह CI है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ पा रहे हैं? तो अमाउंट बराबर क्या होता है, आपको मैं थोड़ा सा याद दिला दूं। मूलधन प्लस CI होता है कि नहीं? होता है। तो ठीक है, मूलधन P है जो कि 10 है और अमाउंट जो होगा मूलधन प्लस CI, मूलधन प्लस CI, 10 मूलधन है, CI 1 है, तो 11। 10 से अमाउंट 11 हो जाएगा बाद में। लेकिन ये 1 साल का रेशियो है, हमको चाहिए 2 साल। किसका चाहिए? 2 साल। 2 साल जैसे बोलेगा तो यहाँ पर स्क्वायर लगाइए, दोनों में स्क्वायर लगाइए। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर अब स्क्वायर कीजिएगा 10 का तो 100 आएगा और यहाँ पर 11 का स्क्वायर कीजिएगा तो 121 आएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे होंगे। तो हमें देखिए मूलधन का मान रियल में इतना दिया है और अनुपात में कितना निकला है? 100, यानी 100 की वैल्यू तो 25, अच्छा 000 है, 000। ठीक है, तो इतना, तो हमें 121 की वैल्यू चाहिए। ये इसका कितना गुना है? तो 2 जीरो यहाँ से हट जाएगा, यही ना होगा कि अगर मैं इस 100 से भाग दे दूं तो ये 2 जीरो हट जाएगा। तो आप फिर इससे गुना कर दीजिएगा तो वो आपका निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा इतना गुना हुआ है, ये 2 जीरो हटा दें तो यानी 2 लाख, 2 कहते हैं जो भी हो जाए, 2250 गुना हुआ है। इसका क्या हुआ है? 100 का ये 2250 गुना हुआ है। तो आप भी इसका 2250 गुना कर दीजिए 121 का, वो आपका आंसर हो जाएगा, जो कि गुना करने पर आएगा 2 7 2 5 72250 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं गुना ही कर दूं तो चलिए मैं गुना ही कर देता हूं और आपको फास्ट तरीके भी सिखाता हूं गुना करने का, यहाँ पर कुछ रूल लगाकर। ठीक है, देखिए समझिएगा ध्यान से। हमको कितना गुना करना है? 2250 गुना 121। 121 गुना कब हुआ है? 11 गुना 11 मिलकर हुआ है, यही ना? 11 गुना 11 होकर हुआ है 121। तो 121 को इतना में तोड़ सकते हैं, तो आपका जवाब होगा कि हाँ तोड़ सकते हैं आराम से, है ना? तो आप 11 से गुना करने का मैंने रूल बताया था कि क्या होता है, तो समझिए। 11 से गुना करना है तो शुरू का संख्या लिखिए, बस आगे जोड़ते जाइए। 5 जीरो में 5 जोड़िएगा 5, 5 में 2 जोड़िएगा 7, 2 में 2 जोड़िएगा 4 और लास्ट का संख्या उतार दीजिए। 11 से गुना हुआ है, सिर्फ ये वाला 11 से गुना, अब इस वाले 11 से गुना कर दीजिए। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अब इस वाले तो 121 से गुना हो जाएगा, है ना? तो अब फिर जीरो उतारिए, आगे जोड़ते जाइए। 5 7 5 12, 7 4 11 1 12, 4 2 6 1 7 और 2 इधर कुछ नहीं है तो बस 2 ही उतार दीजिए। क्या इतना ही है आंसर? क्या तो आपका जवाब होगा कि हाँ। तो ये 11 से गुना करने का ट्रिक था जिससे आप फास्ट कर सकते हो, है कि नहीं? तो ये तरीका ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है, ज़्यादा
अच्छा तरीका है जिससे कि आप कम समय में कर सकते हैं। और आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि एग्जाम में टाइम बहुत मायने रखता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्योंकि कब आपका 60 मिनट 90 मिनट टाइम पार हो जाएगा 100 क्वेश्चंस करने में पता भी नहीं चलेगा कि, और पता चलेगा कि 60 मिनट गुजर चुका और आपसे अभी 50 क्वेश्चन ही हुए हैं, तो 30 मिनट में क्या कीजिएगा। तो कहीं ना कहीं आपको एक अलग तरीका लगाना पड़ेगा। बेसिक लगाने बैठ गए तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो चलिए नेक्स्ट। दोस्त, मैं आपके भलाई के लिए ही कहता हूँ कि ये सब तरीका इस्तेमाल कीजिए, ये नहीं कि ऐसे ही ये सब तरीका ही सही होता है। आप दूसरे तरीके के चक्कर में पड़िएगा तो आपको नुकसान हो जाएगा। यदि एक गोले का व्यास 12 सेंटीमीटर तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको गोला का आयतन पता होनी चाहिए। गोला का जो आयतन होता है वो क्या होता है, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। लेकिन हमारे पास आर है नहीं, हमारे पास व्यास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? व्यास। व्यास बराबर क्या होता है? 2r, है ना। और 2r का मान कितना दिया है? 12। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि r बराबर कितना है? 6। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो बस यहाँ पर 6 पुट कीजिए, आपका आंसर 4/3 गुना 22/7 गुना r का क्यूब यानी 6 का क्यूब यानी 6 गुना 6 गुना 6। यहाँ भी मैं नहीं कहूँगा कि आप पूरा गुना कीजिए। आपका आंसर देखिए कि मैं कैसे शॉर्टकट से ही ला देता हूँ। ठीक है, 3 से ये कटा कितने बार में? 2 बार में। और कोई कट सकता है कि नहीं? तो आप यूनिट डिजिट देख लीजिए। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुना 6, 16 गुना 6, 16 96, लास्ट में फिर 6 आएगा, फिर 6 गुना 6, 6, लास्ट में यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। और ऑप्शन में भी यूनिट डिजिट में 6 आना चाहिए। नीचे तो 7 होना ही चाहिए जो कि सभी में है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ पा रहे हैं ना? समझिएगा। ठीक है, लास्ट में 6 आनी चाहिए। तो जो ऑप्शन से लास्ट में 6 आएगा वही आंसर हमारा सही होगा। अगर मैं इसको गुना करूं तो 7 42 6 48, लास्ट में 8 आएगा ऊपर में। जो भी ऑप्शन में हो लास्ट में 8 आएगा ऊपर में, तो ये नहीं हो सकता है। 8 7 56 और 2 58, इसमें भी 8 आ जाएगा लास्ट में, तो ये भी नहीं होगा। 7 7 49 4 53, इसमें लास्ट में 3 आ जाएगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। तो एक ही ऑप्शन में आएगा 7 बचे 35 और 1 36, तो लास्ट में 6 इसी में आ रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर। बाकी बात आप इसे सॉल्व कीजिए और भाग भाग देकर निकालिए। तो ये आपका एक कम समय में करने का एक सही तरीका है। हालांकि आप गुना भी कर सकते हो, आपकी इच्छा, लेकिन क्यों, अगर हमें तरीका पता हो कि शॉर्ट में हम कर सकते हैं तो क्यों हम पूरा गुना करें, है कि नहीं। तो चलिए समझिए और क्या कह सकता हूं। देखिए x प्लस 10/x बराबर 7 है, तो इसके मूल्य ज्ञात कीजिए। ये द्विघात समीकरण के बारे में बोल रहा है, लेकिन अब कुछ दोस्त कहेंगे ये द्विघात तो दिख ही नहीं रहे। द्विघात में x पर घात 2 होनी चाहिए, है ना। किसी भी यानी अल्फाबेट पर जो भी है चर संख्या पर जो है कि घात 2 होनी चाहिए, जो कि है नहीं। तो है दोस्त, आप जरा गौर से देखिए, यहाँ पर है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप द्विघात समीकरण यहाँ निकालिए। अगर मैं कहूँ इसको गुना कर दूँ तो x² प्लस 10, नीचे में x आएगा, है कि नहीं, बराबर में 7, तो x² प्लस 10 बराबर 7x, ये है ना। तो ये है, तो यहाँ से द्विघात समीकरण आपको दिख गया कि है। एक बात तो कन्फर्म है कि ये द्विघात समीकरण है, लेकिन क्या मैं इसको सोल्व करने जाऊं? नहीं, ऑप्शन को आप बैठाइए और आंसर लाइए। तो देखिए कैसे, आप 5 को रखिए -5 को, तो यहाँ पर -5, यहाँ पर x पर -5 रखें, यहाँ पर क्या रख दिया -5, तो ये इसको भाग देंगे तो -2 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा -7, जो कि 7 है। तो ये वाला ऑप्शन होने से तो रहा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? अब दूसरा, मैं इसको रख रहा हूँ 5 को, यहाँ पर 5 रखा और इस x के जगह पर भी 5 रखा, तो इस 10 को 5 से भाग दूंगा तो 2, 7 तो आ गया, 7 आ गया, यानी 5 रखने पर 7 आया। अब 2 रखकर चेक कर लेता हूँ,
चलिए अब 2 रख कर चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं x के जगह पर 2 रखा और इस x के जगह पर 2 रखूंगा तो 10 को 2 से भाग दूंगा तो 5, ये भी 7 हो गया। इसका मतलब यही दोनों मान परफेक्ट है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये आपका बेसिक तरीका जो है, यहाँ पर आपको हल नहीं करना है, बात समझ रहे हैं? तो इस बात को समझिए जिससे कि आप फास्ट कर सकते हैं। और अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाद में हम मिलने वाले हैं नहीं, क्योंकि मैं कभी चैनल की ब्रांडिंग करता नहीं हूँ, चैनल का नाम जल्दी लेता नहीं हूँ। हालांकि फिर भी आप अगर चाहते हैं कि कभी मन में ख्याल आ जाए कि चलिए सर्च करके पहुँचूँ इस चैनल पर, तो आप मंडल जी सर्च करके पहुँच सकते हैं, या तो स्टडी ONS बाय मंडल जी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर इस तरह से लिख देता हूँ, स्टडी ONS बाय मंडल जी, या जो टॉपिक लिखना है वो चीज़ लिख दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सर्च करके आप पहुँच सकते हैं। ओके, तो ये तरीका था जिसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पर फील होगा कि हाँ रियल में ये एग्जाम टाइप क्वेश्चन है, रियल में इसी टाइप का पूछा जाता है। हालांकि नॉर्मल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, लेकिन क्या दोस्त, नॉर्मल क्वेश्चन खुद से भी आप कर सकते हो, आप समझ रहे हैं? तो नॉर्मल क्वेश्चन कराने का क्या मतलब है ना। तो देखिए यहाँ पर, यदि कोई ग्राहक नगद में भुगतान करता है तो एक व्यापारी एक वस्तु पर 10% का छूट प्रदान करता है। ठीक है, 10% लाभ कमाने के लिए उसे क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक दो चीज समझाना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्योंकि शॉर्ट मेथड लगाऊंगा जिससे कि आसानी से आंसर आएगा, अन्यथा दूसरा मेथड लगाइएगा तो आपका महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, तो MP, SP, CP, ये 3 बात आप समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, MP मतलब चिन्हित मूल्य या अंकित मूल्य, ये जो अंकित लिखा है ना, अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य। SP मतलब विक्रय मूल्य और CP मतलब क्रय मूल्य। ये 3 बातें ध्यान में रखना है, क्योंकि कुछ दोस्त पूछे थे कि ये MP, SP, CP है क्या, हो सकता है ना समझ में आया हो पहली बार, तो इसलिए तो मैं इस चीज को मेंशन कर देता हूं कि ये चीज है। ठीक है, अब मेरी बात को समझिए, ये जो 10% का छूट दिया होगा व्यापारी ने, किस पर छूट दिया होगा, जरा ये बात तो सोच सकते हैं ना, कि क्रय मूल्य पर तो कोई छूट देगा नहीं, कि कोई वस्तु आप 10 रुपये में खरीद के लाए और 10 रुपया पर ही आप छूट दे दो, नहीं दे सकता है क्रय मूल्य पर छूट देगा तो जब भी छूट देगा तो वो MP पर देगा, यानी चिन्हित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर छूट देगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? वह जब भी छूट देगा तो वह अंकित मूल्य पर देगा। और अंकित मूल्य पर छूट क्यों देगा? क्योंकि वो अंकित मूल्य जो सामान 10 का है वह 20 रुपया लिख दिया, कुछ बढ़ाकर लिख दिया, और उसी को कहते हैं अंकित मूल्य। बढ़ाकर लिख देना, ओरिजिनल प्राइस से बढ़ाकर लिख देना ही अंकित प्राइस कहलाता है, नहीं मार्क प्राइस कहलाता है। क्या बात को समझ रहे? तो छूट देगा MP पर, यानी जो MP पर छूट देकर बेचेगा, किस पर छूट देकर बेचेगा? MP पर। तो 10% का छूट दे रहा है, यानी मान लेते हैं 10% को मैं अगर देखूं तो 10% का मतलब क्या, 1/10, यानी 10 का सामान वह 1 कम पर दे रहा है। रियल में वो उतने का है नहीं, 10 का सामान वह 1 कम पर दे रहा है, 9 पर दे रहा है। कहता है कि भाई देखो यहाँ पर 10 रुपया लिखा है, आपको 9 में ही दे रहा हूँ, लेकिन ये रियल में उसका ओरिजिनल प्राइस नहीं है। ओरिजिनल प्राइस होता है वह CP, कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, तो इसने कहा कि 10% लाभ कमाता है। तो लाभ कब कमाएगा दोस्त? जब आप CP से बढ़ाकर बेचोगे, यही ना, जब आप क्रय मूल्य से बढ़ाकर बेचोगे। तो इस 10% का भी मतलब क्या, 1/10। क्या मेरी बात को समझ रहे? इस 10% का भी मतलब क्या, 1/10, यानी 10 का सामान आपने खरीद कर लाया है और 1 ज्यादा में बेच रहे हैं, 1 ज्यादा में बेच रहे हैं। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? यानी 1 ज्यादा में बेचने का मतलब 10 का सामान खरीद के लाए, 1 ज्यादा में बेच रहे हैं, तो आप 11 में बेच रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ से इन तीनों का अनुपात निकाल लीजिए, और ये चीज बताना पड़ेगा क्या इन तीनों का अनुपात निकालने के लिए।
नहीं ना, क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि आपने जो रीजनिंग या अनुपात वाले जो क्वेश्चन बनाए होंगे कि नहीं, समान अनुपात समान अनुपात वाला क्वेश्चन बनाए होंगे जरूर। जैसे कि जहाँ पर कहा जाता है ए अनुपात बी कुछ है, बी अनुपात सी कुछ है, तो आप बताइए कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगी। क्या इस टाइप के नहीं बनाए हैं रीजनिंग में, या तो आप जो अनुपात वाले क्वेश्चन तो उसमें बनाते हैं। तो अब देखिए एसपी हमें चाहिए दोनों जगह बराबर, पहले कंडीशन में भी और दूसरे कंडीशन में। बराबर कब हो सकता है? जब आप इस 9 को 11 से गुना कर दो और इस 11 को 9 से गुना कर दो, तब जाकर एसपी दोनों जगह बराबर होगा कि नहीं। 11 99। तो आपने क्या किया, ऊपर वाले को 11 से गुना किया, तो आप इसको भी 11 से गुना कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 110। आपने यहाँ पर 11 को क्या किया, 9 से गुना किया, तो आप इसको भी आप 9 से गुना कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 90। ठीक है। तो अब इसने क्या कहा, अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए कि क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया है। क्रय मूल्य क्या, सीपी आपका 90 है और आपने 110 लिख दिया, समान पर कितना लिख दिया 110, तो कितना ज्यादा लिख दिया, तो आपका जवाब होगा कि 20 ज्यादा लिख दिया। कितना पर, 90 पर। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं आप, 100 से गुना करते हैं, है ना। कितना परसेंट आपने जो है ज्यादा लिख दिया, तो ये इसको हल कीजिए, आपका आंसर, बात समझ रहे, 200/9, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 नहीं 22 पॉइंट कुछ आएगा। आप हल कर लीजिएगा, इसका 22 पॉइंट कुछ कटा पिटा के आएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो समझिए ये सब तरीका ही आपको सही तरीका है आपका, बात समझ रहे हैं। बाकी बात जो भी तरीका इसका है, ये नहीं कहता हूँ कि खराब होगा, लेकिन ये तरीका बहुत अच्छा है, जरूर इसको अप्लाई कीजिए। ओके नेक्स्ट। हाँ, अब इस तरह के क्वेश्चंस को देखकर बहुत सारे दोस्त डर जाते हैं। मैं सभी का तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सारे दोस्त डरते हैं। लेकिन इसमें राज छिपा हुआ है, इसके आंसर में, यानी इस क्वेश्चंस को करने में राज छिपा है। अब क्या राज छिपा है, अब आपको यहाँ पर k पर पावर a, उस पर होल पावर b माइनस c दे दिया, तो फिर आपको लग रहा है कि ये तो गजब का यानी वो है। तो यहाँ पर कर क्या रहा है, ये तो कर कुछ नहीं रहा है, आपको कुछ यहाँ पर हिंट्स दिया है कि आप बना सको, कुछ समझ सको। देखिए किसी भी संख्या पर मान लेते हैं 5 पर पावर आप 0 रखते हैं, तो उसका मान कितना होता है 1। 10 पर भी पावर आप 0 रख दो, उसका भी पावर होता है 1। आप किसी x पर भी पावर 0 रख दो, उसका भी मान होता है 1। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? आप किसी y पर भी पावर 0 रख दो, उसका भी मान होता है 1, या किसी भी बड़ा से बड़ा नंबर पर पावर 0 कर दो, उसका मान 1 हो जाता है। ये बात आपको खत्म करने में कहीं ना कहीं सीखने के लिए मिला होगा या सीखे होंगे। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? तो अभी क्या आपको कहीं दिख रहा है ऐसा टर्म क्या कि किसी चीज पर पावर 0 हो? तो आपका पता होगा कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है x पर पावर 0। इस x पर पावर 0 होने का मतलब 1, और यहाँ पर 1 माइनस, तो ये कितना हो गया 0, और यहाँ पर है गुना में 0, बाकी बात हर जगह गुना है। तो इसका मतलब किसी भी कोई भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, इतना बड़ा नंबर क्यों ना, उसको अगर 0 से गुना कर दें तो वह 0 हो जाता है। तो इधर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये गुना में 0 बन गया ये टोटल, तो ये इसका आंसर 0 कर देगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे। ओके नेक्स्ट। 1 मिनट दोस्त। सबसे बढ़िया ठंडी दिन है दोस्त, गर्मी में पसीना निकलने लगता है और फैन चलाऊंगा तो नॉइस आने लगेगी। मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया भी था कि देखिए पसीने से क्या हाल है, बहुत गर्मी है दोस्त। अरे सावन का महीना है, लेकिन बरसात नहीं हो रही है हमारे इधर, जो कि थोड़ा सा जो है कि ठंड बना रहेगा, नहीं हो रहा है। हाँ, इसी की चर्चा मैंने पिछले वीडियो में किया है कि गाना पर जो ये केमिस्ट्री का ट्रिक बताते हैं, तो इसके मैंने कमेंट को यहाँ पर लिखा है। ये कौन भाई साहब है पता, मैंने इसका नाम को यानी
छिपा दिया हूँ ताकि मैं किसी का वो नहीं करना चाहता हूँ, भले ही वो इससे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे किसी को कुछ फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि इसका कमेंट एक बार पढ़िए, मजा आएगा। क्या कह रहा है, इससे केमिस्ट्री तो नहीं लेकिन गम में जरूर चले जाएंगे। होगा कोई दर्दनाक गाना, कौन सा गाना है, थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ, थोड़ा सा कुछ आइडिया आ जाए कि आखिर गाना कौन सा है। मोहब्बत के गम है मिले जितना, अच्छा ये गाना है। तो यहाँ पर अब इसका कमेंट को रीड करते हैं। ओके, अब देखिएगा, अभी मजा आएगा इसके कमेंट को पढ़ कर। इस गाना में इतना दर्द है कि आंसर याद नहीं हो पा रहा, आंसू आ गया और हंसने वाला इमोजी। गाना तो बहुत लाजवाब है, पर गाना और सूत्र में क्या रिलेशन है, याद हो जाएगा क्या। देखिए, नाइस ट्रिक बट सॉन्ग समझ नहीं आया। मैंने इस ट्रिक को अपनाया था, फिर मुझे 2 दिनों के बाद सिर्फ गाना याद रहा। देखिए कैसे कर लेते हो आप गुरुजी, ये रील बनाने वाले आप यहाँ पर पढ़ सकते हो क्या लिखा है, ठीक है। और एक वो लगाया हूँ कमेंट दूसरे गाना का, दिखेगा। पेपर में केवल गाना ही याद रहेगा, पढ़ाई बंद, भटकना जरूरी है। ये उगला गाना नहीं है, कौन सा गायक है, भटकना भी जरूरी था, इस टाइप का कुछ गाना था उसका। सर आपने दिल के साथ फेफड़ा भी खुश कर दिए। पेपर में केवल गाना ही याद रहेगा, सूत्र का तो पता नहीं लेकिन गाना जबरदस्त है। तो कुछ इस प्रकार से भी मजे लेते हैं। बस मैं भी कमेंट पढ़कर मजा लेता हूँ और कुछ नहीं। आप पढ़ा लो उसके बाद मुजरा करना, नहीं इसके बारे में कह रहेगा आप पहले पढ़ा लो तब मुजरा करना। यहाँ पर केमिस्ट्री से ज्यादा ध्यान तो लव यू पर जा रहा है, लव यू पर। अच्छा ये लव यू वाला कोई गाना होगा, भोजपुरी गाना। तो इस तरह से, तो इस तरह के वीडियो से आपका कुछ फायदा होने वाला नहीं है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ इस तरह के गाना से आप मनोरंजन कर सकते हैं, कमेंट पढ़कर एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ याद रहेगा नहीं। ये सब भी दोस्त कहीं ना कहीं तो ये पढ़ने वाले ही तो स्टूडेंट होंगे जो कमेंट किए होंगे, है क्या नहीं। तो समझिए इस बात को, और इस तरह के जो ट्रिक से है दूर रहिए, और बेसिक से जो जेन्युइन तरीका उस तरीके को सीखिए, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, विलियम और ब्रिजेस की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पहले ब्रिजेस की आयु विलियम की आयु से आधी थी। तो वर्तमान में विलियम की आयु क्या है, इसको बेसिक से ही बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रिक काम करेगा नहीं। विलियम और ब्रिजेस की आयु का योग इतना है, तो विलियम को भी मानते हैं उसकी वर्तमान आयु का, और ब्रिजेस को भी मानते हैं, और इन दोनों का योग कितना है, 20। ठीक है, 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले विलियम की आयु कितना, b-4, और 4 वर्ष पहले ब्रिजेस की आयु कितना, वो भी b-4। इसने क्या कहा, 4 वर्ष पहले ब्रिजेस की आयु विलियम की आयु की आधी है, तो विलियम की आयु ये है और इसकी आधी है ब्रिजेस की आयु के बराबर। बस यहाँ से एक इक्वेशन निकलेगा, तो b-4 बराबर 2b-4 दुनिया, तो b-2b बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका -8 है और ये -4 उधर चल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -4। तो ये एक इक्वेशन यहाँ पर, इन दोनों इक्वेशन से आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि छोटा छोटा इक्वेशन है। तो आप यहाँ पर दोनों इक्वेशन को एक जगह लिखिए, b-2b बराबर -4। ठीक है, तो यहाँ से 4 दूनी 8 और ये 4 प्लस में, ठीक है, तो ये 2b माइनस में देख लेते हैं। तो यहाँ से ये वाला तो कटने से रहा, तो इसी को कटा दीजिए। हमसे पूछा किसका, अच्छा विलियम के बारे में पूछा, चलिए विलियम का ही कटा देते हैं। तो माइनस यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, जो विधि आप 10th में यूज करते थे, बस मैं वही यूज कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो ये कट गया, तो यहाँ बचा क्या 3b, और यहाँ 20 + 4 24, तो b बराबर
8 निकल गया। तो हमें ब्रिजेश की आयु थोड़ी ना चाहिए, हमको विलियम की आयु चाहिए। विलियम की आयु को हमने बी माना है। अब बी कहीं पर भी यहाँ पर पुट कर दीजिए। इन दोनों की आयु का योग कितना है? विलियम प्लस ब्रिजेश का आयु का योग कितना है? 20। और ब्रिजेश का आयु 8 है, तो इसका आयु कितना होगा? 12, है ना। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 12। ओके, तो ये सब क्वेश्चन में जान नहीं है, बस आपको भाषा पकड़ में आनी चाहिए और कुछ नहीं। भाषा पकड़ लिए तो आपकी फिर जीत पक्की है। ओके, चलिए इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। निम्नलिखित बटन के माध्य अंक क्या होगा? तो आपने माध्य बराबर एक फार्मूला पढ़ा होगा। देखिए माध्य बराबर जो फार्मूला पढ़ा होगा, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, अब सिग्मा मतलब क्या होता है? सिग्मा मतलब योग यानी जोड़। क्या होता है? जोड़। एफ फ्रीक्वेंसी, यानी यहाँ पर जो ये वाला है आपका एक्स है और ये आपका फ्रीक्वेंसी एफ है। क्या मेरी बात को समझ रहे? बस इसने क्या, एफ एक्स का मतलब क्या? गुना। क्या है? गुना। इन दोनों का गुना, इन दोनों का गुना। तो यहाँ पर गुना करके मैं बराबर में लिख रहा हूँ। तो 25 पचे 125 और 30 छके 180, 35 तिया 105 और 40 एका 40। तो सिग्मा एफ एक्स मतलब यानी ये क्या हुआ? एफ एक्स हुआ। क्या हुआ? ये वाला जो डाटा बना, एक डाटा बना ना, तो ये क्या बना? एफ एक्स बना। ठीक है, तो सिग्मा मतलब जोड़, यानी इन सभी का जोड़। तो इन सभी को जोड़िए, 100 100 200 1 300 हो गया, प्लस 20 और 2 8 10 10, तो यानी 100 यहाँ बन गया, 5 5 10, ये कितना हो गया? 400। कहीं गलती तो नहीं जोड़े? तो फिर से देख लेते हैं। 5 5 10, अच्छा यहाँ 40 भी था ना, क्या था? 40। तो ये 40 भी जुटेगा, कहीं ना कहीं ये 40 भी जुटेगा, तो ये 450 हो जाएगा। सबको जोड़िएगा तो इस सबको जोड़िएगा तो ये 450 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 450 सिग्मा एफ एक्स का मतलब एफ एक्स का मान कितना निकल गया? 450। नहीं समझे तो मैं पुनः कहता हूँ, समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, हमें चाहिए सिग्मा एफ एक्स का मान, सिग्मा एफ एक्स का मान। तो सिग्मा एफ एक्स तो आ गया, सिग्मा मतलब जोड़, इन सभी का जोड़, इन सभी को आप जोड़िएगा तो 450 निकलेगा। फिर सिग्मा एफ यानी इसको जोड़िएगा तो वो कितना निकलेगा? 6 5 11 3 14 1 15, यानी सिग्मा एफ का मान जो है कितना है? 15। तो बस यहाँ पर पुट कीजिए आपका आंसर 450 बटे 15। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 30। ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहीं ना कहीं 10th का ही सवाल है, दूसरे जगह का नहीं है, भले ही डाटा चेंज हो। और इस टाइप के प्रश्न जो है 10th में बहुत ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट। तो थोड़ा सा रुकिए दोस्त। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ से रीजनिंग शुरू हो गया, आप शायद रीजनिंग ही आएंगे। तो देखिए इसमें क्या है, तो इस सबको तो आप पढ़ने के लिए भूल ही जाइए, आप डायरेक्ट देखिए जो कह रहा है, क्योंकि ये सबको पढ़ना जो है टाइम वेस्ट है। बात समझ रहे? तो आप डायरेक्ट यहाँ पर याद रखें। और इस तरह के क्वेश्चंस को आपको अगर जल्दी करना है तो आपको एक चीज याद रखनी होगी, जानते हैं क्या? प्लेस वैल्यू। जैसे कि ए बी सी डी जो ये होता है, इसका प्लेस वैल्यू ए कितना पर? 1 पर, बी कितना पर? 2 पर, सी कितना? 3, तो डी कितना? 4। तो इस तरह से आपको जेड तक याद रखना है कि जेड तक में कौन सी जो लेटर है, कौन नंबर कितने नंबर पर आता है। तो ये आपको याद रखना, ताकि ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है होता है वो आपसे जल्दी बन जाएगा। क्या बात को समझ रहे? तो समझिए। तो मैं यहाँ पर अब इसमें और भी ज़्यादा बहुत सारा ट्रिक भी लगा सकते हैं। जैसे मैं डायरेक्ट संख्या को पकड़ रहा हूँ, संख्या, समझिएगा मेरी बात को। यहाँ पर कितना? 11 2 13 4 17 4
17 2 19। अच्छा, पहले देखिए 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, अब क्या बढ़ेगा 4। इसका मतलब यहाँ पर जो लास्ट में आएगा वह 23 आएगा। और 23 कितने ऑप्शन में है? 2 ऑप्शन में। तो ये दोनों ऑप्शन तो गया अकाउंट से। क्या मेरी बात को समझ रहे होंगे? ठीक, अब मैं इसकी शुरू की संख्या को देख लेता हूँ। तो इतना बात तो आप समझ चुके हैं कि ये यहाँ पर क्या हुआ। अब देखिए शुरू का जी 7 पर आता है, के 11 पर आता है, ओ 15 पर आता है, एस 19 पर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, 4 बढ़ा है, 11 4 15 4 बढ़ा है, 15 4 19, यहाँ भी 4 बढ़ा है। तो यहाँ से भी तो 4 बढ़ा होगा, यानी 23 क्या आया होगा 23। 23 पर क्या आता है W, यानी शुरुआत W से हुई होगी। तो ये तो रहा W होने से, ये गया काम से। तो ये बताइए कितना जल्दी आंसर। तो थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाइए, बहुत जल्दी बनेगा। बात समझ रहे? भले ही मानता हूँ कि ये क्वेश्चन 99% लोग आराम से कर सकते हैं, लेकिन फास्ट करना सबकी बस की बात नहीं है। जो प्लेस वैल्यू जानता हो, जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा सकते हैं, वो फास्ट कर सकते हैं। बात समझ रहे? तो चलिए नेक्स्ट देखिए। और मेरे पास आपको रहने का मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं मैं औरों से अलग चीज़ सिखाऊंगा, औरों से अलग तरीका सिखाऊंगा, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा एग्जाम में। नुकसान में कभी नहीं जाइएगा। जैसे मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ, समझिए 7 सहयोगी है, ABCDFG जो भी है, प्रत्येक ने 2019 में अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक माह में विक्रय प्रस्तुति USA की यात्रा के दौरान यात्रा की, लेकिन अनिवार्य रूप से नहीं किसी क्रम में हो जो कि ABCD क्रम में दिया हुआ, और मई जून जुलाई में इस तरह से नहीं। ठीक है, तो ये सब बातें तो कहने की है, बाकी बात जो आगे क्वेश्चंस करने के लिए जो बातें हैं वो बातें कहीं और हुए। जैसे प्रत्येक सहयोगी ने एक भिन्न माह में यात्रा की, यानी जितने भी ये 7 सहयोगी है वह अलग अलग महीने में यात्रा किया है। तो कहाँ से किया है? मई, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक। तो आप सबसे पहले मंथ को लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं मंथ को लिख रहा हूँ। ठीक, अप्रैल, चलिए मैं इंग्लिश में लिखता हूँ। ठीक, समझिएगा शॉर्ट भाषा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, उसके बाद सितंबर, उसके बाद अक्टूबर। ये 7 महीने, 7 दोस्त। ठीक है, तो इसने ये कहा। तो आप चलिए इसको आप कैसे करते हैं, मैंने मंथ तो लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है, डी के यात्रा के पश्चात ठीक 4 लोग ने यात्रा की है, यानी डी ने जब यात्रा किया होगा तो उसके बाद जो है 4 लोगों ने यात्रा की है। ठीक है, तो 4 लोग, यानी जो भी यात्रा किया होगा डी के बाद 4 आदमी किया होगा, तो इसका मतलब डी यहाँ पर हुआ होगा, तभी तो इसके बाद 4 लोग ने किया है। यही तो कह रहा है, डी के पश्चात 4 लोगों ने यात्रा किया है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। ठीक, सी ने ई और एफ के यात्राओं के मध्य किया है। तो इस लाइन को अभी हम यहाँ पर बैठा नहीं सकते, तो अलग तो लिख सकते हैं। सी ने जो यात्रा किया है ई और एफ के बीच में किया है, या तो एफ या सी के ई के बीच में किया है सी ने। ये दोनों कंडीशन हो सकता है, क्योंकि अभी इसने कंफर्म नहीं कहा है कि कौन किसके पहले। क्या मेरी बात को समझ रहे होंगे? ठीक, जी ने ए की यात्रा से ठीक पहले किया है। जी ने जो किया है ए की यात्रा से ठीक पहले, यानी जी पहले आया होगा फिर ए आया होगा, है ना। इसको भी अभी हम यहाँ पर नहीं पुट कर सकते हैं। क्या मेरी बात को समझ रहे? इसको भी अभी यहाँ पर मैं पुट नहीं कर सकता हूँ। तो जो नहीं कर सकता हूँ इधर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन हुआ। फिर यहाँ पर क्या कहा, सी की यात्रा के पश्चात ठीक 2 लोगों ने यात्रा किया है। तो सी के यात्रा के पश्चात ठीक 2 लोग, तो सी ने यहाँ किया, तो इसके बाद 1 लोग तो आ गया, 1 लोग और आएगा, 1 लोग तो आ गया है, 1 लोग और आएगा। तो ये अभी भी मतलब कि कंफर्म नहीं हुआ कि यहाँ पर कौन सा कंडीशन लिया जाए। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? ठीक, अब कहता है ई ने बी से ठीक पहले माह किया है। ई ने बी से ठीक पहले माह यात्रा किया है। कुछ समझ रहे हैं दया जी? समझ रहे होंगे। ठीक, तो आप समझिए
क्या कहा है, ई ने बी से ठीक पहले, ई ने पहले किया है, तो अगर बी को मैं यहाँ बैठाऊं तो बी पहले ना हो जाएगा, लेकिन इसने कहा है कि क्या करा है, ई पहले आना चाहिए, तो आप बी को यहाँ बैठा सकते हैं। तो ये कंडीशन काम से गया, अब ये कंडीशन आ गया, और एक ही जगह है जहाँ पर चारों एक साथ बैठ सकते हैं। कहाँ पर, यहाँ एफ सी ई बी। कुछ आया दिमाग में दया जी, आ गया होगा, ठीक है। और इसने कहा है कि बी ने अक्टूबर माह में यात्रा की है। बी में ओरिजिनल में अक्टूबर माह में है, जरूरी भी नहीं है इस लाइन को लिखना, है ना। और जी ए से, यानी ये कंडीशन ये बचा है, तो और दो जगह भी बचा है यहाँ पर, तो जी ए को यहाँ पुट कर दीजिए। सब के सब बैठ गए, सब के सब बैठ गए कि ए यानी जो है जी ने अप्रैल माह में किया और ए ने मई माह में किया। तो हमसे पूछा किसके बारे में, जुलाई में, तो जुलाई में कौन है दोस्त, ये एफ है। कौन है, एफ, तो ये राइट आंसर। आप समझ रहे, तो ऐसे आप कर सकते हो। इस भले ही ये इतना बड़ा हड्डा है, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग शांत रखकर आप करते हैं तो आप जल्दी आंसर कर लीजिएगा। और इसी टाइप के क्वेश्चन में आप एग्जाम में फंसिएगा। इस टाइप के जितना ज़्यादा हो उतना क्वेश्चन को कीजिए। आप समझ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। और फिर से मैं कह रहा हूँ कि अभी तक आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जो कि कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैं कहता हूँ कि अगर आपका मैथ और रीजनिंग का स्कोर कम आ रहा है ना, अगर आप टेस्ट लगाते हैं या कहीं टेस्ट मारने जाते हैं, तो अगर आप कहने का मतलब टेस्ट में नंबर कम आ रहा है, इसका मतलब आपका मैथ और रीजनिंग कमज़ोर है। बात समझ रहे हैं। और एक रेलवे के एग्ज़ाम के लिए 3 चीज़ बढ़िया होना चाहिए, तो आपका रिजल्ट आराम से बन सकता है। क्या क्या, मैथ, रीजनिंग और साइंस। ये 3 चीज़ के बदौलत आप रेलवे में एग्ज़ाम बना सकते हैं, नहीं रिजल्ट बना सकते हैं। इन तीनों को बेहतर कीजिए, क्योंकि देखिए एक चीज़ तो फिक्स है कि किसी का जीके से रिजल्ट नहीं बनता है, क्योंकि जीके अब जो रेलवे में नाम मात्र का है। जितना आप जीके मारोगे सामने वाले भी उतना ही जीके मारेंगे, आपसे ज़्यादा नहीं मार सकते। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा जो है जीके पढ़ता हो, बहुत ज़्यादा जो है वो करंट अफेयर पढ़ता हो, तो 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा मारेंगे, इससे उसकी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं हो सकती है। इस बात को मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर आप मैथ, रीजनिंग, साइंस में स्कोर अच्छा कर लिया ना, तो एग्जाम में भी अच्छा कर लीजिएगा। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जीके जीएस मत पढ़िए, लेकिन लिमिट मात्रा में ज़्यादा ध्यान दीजिए मैथ, रीजनिंग और साइंस पर, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट बनेगा। ये मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट बनेगा। तो चलिए देखिए इसमें क्या कहा है, अक्षर और प्रतीक की श्रृंखला के संदर्भ लें और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दें। तो यही तो वो श्रृंखला है। तो ये बायां है, इधर से बायां जा रहा है, इधर से दायां जा रहा है। तो मैं क्वेश्चंस को पढ़ता हूँ, इसने कहा क्या है। श्रृंखला में दाएं छोर से तीसरे, तो गिन लेता हूँ दाएं छोर से तीसरे, पहला, दूसरा, तीसरा, ये वाला आया, ठीक, परसेंटेज आया। फिर कहता है बाएं छोर से छठे, तो इधर से छठा गिन लेता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये एस आया। क्या आया, एस। आगे क्या बोला इसने, छठे तत्व के बीच कितने अक्षर है, कितने अक्षर है, अक्षर समझते हैं ना, जो कि ABCD हो, है ना। ये स्टार अक्षर नहीं है, वो संकेत है। एट द अक्षर नहीं है, वो संकेत है। हमको सिर्फ अक्षर चाहिए, तो कई गो है, BQRVN, तो टोटल कई गो, 1 2 3 4 5, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन में भी जो है दोस्त फंसते हैं। देखिए दोस्त, मैं जो ये सीरीज चला रहा हूँ कहीं ना कहीं आप लोग के कमेंट की वजह से ही चला रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले जो मैंने कराया है प्रीवियस ईयर का फुल पेपर सॉल्यूशन कराया है। फुल पेपर सॉल्यूशन कराने का मतलब, मेरा करने का मतलब ये है कि जो LP टेक्नीशियन का, उन LP टेक्नीशियन का जो है 29 शिफ्ट में हुआ था, 29 शिफ्ट, और 29 शिफ्ट का
पूरा सॉल्यूशन कराया हूँ, जिसमें कि मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग सारे के सारे चीज़ों को कराया, जिसमें कि सिर्फ मैं करंट अफेयर को छोड़ा। और करंट अफेयर बहुत सारे पेपर में करंट अफेयर को भी इंक्लूड किया हूँ, जिससे कि अभी से रिलेटेड जो करंट अफेयर उसमें पहले वाला था उससे मैं अभी से रिलेट करके करा दिया हूँ। आप देखिएगा, मज़ा आएगा। ठीक है, तो फिर वहाँ दोस्तों ने कमेंट किया, दोस्त यानी आप जो है मैथ और रीजनिंग का स्पेशल क्लास लाई। तो ये मैथ और रीजनिंग का स्पेशल 30 वीडियो कराने वाला हूँ, जो कि ये मेरे में से ये 20वां वीडियो है। तो इसके बाद और 10 वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो बने रहिएगा चैनल पर। उसके बाद मैं जो है मैं सोच रहा हूँ जेई के पेपर का जो है प्रीवियस ईयर पेपर करा दूँ। आरआरबी जेई का जो है उसका पेपर करा दो प्रीवियस ईयर का। तो आपकी इच्छा समझिए, जुड़ जाइए, कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। ओके, देखिए यहाँ पर क्या कहा है, जे जो है जे से पी बड़ा है, तो ये कहा है, तो इसका कहीं ना कहीं हमको रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो इसको पहले सीधा कर लेते हैं, इसको कहीं ना कहीं एक लाइन में बैठा लेते हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट में बांट दिया है, जे से बड़ा पी, पी बराबर सी। तो अब यहाँ पर रिलेशन मैं निकालता हूँ इन तीनों में कहाँ पर सटा हो। तो यहाँ पर मुझे जे वाला दिखा, कौन दिखा, जे वाला। तो जे के बराबर में कौन है, एम है, कौन है, एम। और एम से छोटा कौन है, क्यू है। क्यू से छोटा कौन है, टी है, टी है। क्यू से छोटा कौन है, टी है। ठीक है, उसके बाद ए का कहाँ, ए जो है बड़ा है जे से, तो आप ऐसे लगा लीजिए, ऐसे यहाँ पर लगा लीजिए ए को। तो ये एक सही तरीका है जिसको क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जिस तरीके से आसानी से आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब मैं आंसर की ओर चलता हूँ कि आंसर इसका क्या हो सकता है। ठीक है, इसने कहा कि कौन सा निष्कर्ष सत्य हो, क्या ए पी से बड़ा है, क्या ए बड़ा है पी से। तो ए और पी तक चलता हूँ, पी यहाँ है, पी से बड़ा यानी पी से छोटा जे, और जे से बड़ा ए। अगर मैं यहाँ से इसको अगर ऐसे सीधा ले लूँ और ऐसे, चलिए मैं पेन चेंज कर देता हूँ, यहाँ से ऐसे लूँ तो ऐसे गया है, तो बस मैं यहाँ पर इस तरह से लिया। तो क्या मैंने कल एक ट्रिक बताया था कि जब जिसके बारे में तुलना करने बोल रहा है और उसके बीच में ए और पी बोल रहा है और उसके बीच में ये वाला जो चिन्ह है, जैसे कि ए और पी के बीच में बोल रहा है, इसके बीच में एक ऐसा और एक ऐसा वाला चिन्ह अगर आ गया तो हमेशा गलत होगा, वो हमेशा गलत होगा, चाहे कहीं भी हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक में कहीं भी हो, वो हमेशा गलत होगा। तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता है। सी बराबर ए, सी बराबर ए पूछ रहा है, क्या सी बराबर ए होगी। तो एक बात बताइए, अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। सी की तुलना जो है ए से करने बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए सी यहाँ है जो कि पी के बराबर है, पी के बराबर है। क्या ए और सी के बीच में ये वाला चिन्ह आ गया क्या, एगो ऐसे वाला एगो ऐसे वाला आ गया क्या, हाँ आ गया, यहाँ है और यहाँ है। ये बराबर से बराबर भाड़ में जाए, ये दोनों चिन्ह घुसा ना, इसका मतलब ये भी गलत। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, जब ए पी वाला यहाँ गलत तो ये भी तो ए पी वाला गलत। कौन सी तो सॉरी दोस्त, थोड़ा सा रुकने के लिए खेद है। तो यहाँ पर देखिए अब 3 ऑप्शन तो गलत बचा, तो एक ही सही है ना। और अब अगर आपको साबित करना है बताइए कि कैसे सही, तो मैं कर दूंगा सही है कैसे। देखिए मैं इसको इधर मिटा रहा हूँ। देखिए दोस्त, मैं एक गांव वाले क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे पास वीडियो बनाने में प्रॉब्लम आ सकती है। अभी जैसे कि देखेंगे मम्मी आया और मांग लिया था कि आज को ज़्यादा की। तो हम लोग बिहार से हैं दोस्त, क्योंकि कई सारे दोस्त पूछते हैं आप कहाँ से हैं, तो हम बिहार से हैं।
तो बिहार में हमारे लैंग्वेज यही चलते हैं और हमारे लिए बेस्ट लैंग्वेज है, और सबके लिए अपने अपने स्थानीय भाषा बेस्ट होता है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं जैसे देखता हूँ बहुत सारे वीडियो में कि बिहारियों का मजाक उड़ाया जाता है। उड़ाने का तो मैं भी बहुतों का उड़ा सकता हूँ, लेकिन मैं सभी के लैंग्वेज का रिस्पेक्ट करता हूँ। समझ रहे हैं, सबके अपनी अपनी लैंग्वेज अच्छे हैं। अगर यही बात कौवा बोलने लगे कि ये तो आदमी की भाषा ही गलत है, तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो समझिए बात को। चलिए यहाँ पर देखिए क्या है, टी जो कह रहा है टी से बड़ा ए है, तो मैं यहाँ पर साबित करता हूँ टी इससे बड़ा क्यू, क्यू से बड़ा एम, एम से बड़ा एम के बराबर जे और जे से बड़ा ए। क्या इन दोनों के बीच टी और ए के बीच में ऐसे ऐसे वाला चिन्ह आया है किधरों? क्या नहीं ना, सब सीधा सीधा चिन्ह है, सब सीधा सीधा चिन्ह है, और एक बराबर भी है, एक बराबर भी है। तो बराबर वाला तो चल जाएगा, बराबर वाला चल जाएगा। लेकिन कहने का मतलब टी, अगर मैं कहूँ कि टी का मान 4 है तो क्यू का मान थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, होगा कि नहीं? मान लेते हैं 5, ये क्यू से बड़ा एम है तो इसका मान हो सकता है 6 हो, लेकिन बराबर में जे है तो जे का भी मान 6 हो। तो ए इससे बड़ा है, ए जे से बड़ा है तो जे का मान मान सकते हैं कि अब 7 है। तो क्या टी से बड़ा ए है कि नहीं? 4 दिखा कि नहीं? तो है, बिल्कुल है। तो ये बात सत्य है। क्या मेरी बात को समझ रहे? समझने का कोशिश कीजिए। और इस टाइप के क्वेश्चंस 1 ना 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, हर एक शिफ्ट में पूछा है। नहीं तो आप रेलवे का किसी भी पेपर को निकाल कर देखिए, 2019 वाला, उससे पहले वाला, अब निकाल कर देखिए। जो इधर जो क्या कहते हैं एग्जाम कब हुआ हमको ध्यान में भी नहीं आ रहा है, जिसका मैंने खुद एग्जाम निकाला ध्यान में नहीं आ रहा, तो उसमें भी देखिएगा बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि वो फॉर्म तो भरा 19 वाला ही था, 19 वाला एग्जाम था वो, ओके राइट, याद आ गया। लेकिन जाकर हुआ था 22 या 23 में, है ना। तो 6 व्यक्ति ABCDEF ने विभिन्न वर्षों में, फिर वही वाला कंडीशन यहाँ पर है। तो मैं कहता हूँ पहले आप जो ईस्वी दिया है वो लिख लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, पढ़िएगा बाद में। 2020, उसके 20, अच्छा 2010 से स्टार्ट हुआ है, 10 से, उसके बाद 12, उसके बाद 12, उसके बाद 14, उसके बाद 16, उसके बाद 18, उसके बाद 20, ठीक है, उसके बाद 20। तो यहाँ पर ये मैंने टोटल ईस्वी बैठा लिया। तो अब चलिए क्वेश्चन जो कह रहा है उसके हिसाब से चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि सी ने वर्ष 2018 में यात्रा किया, तो आप सी को यहाँ पर बैठाइए, यात्रा किया। डी और ए के मध्य केवल 3 व्यक्ति है, तो डी पहले इसको मैं अलग से लिखूंगा क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कौन कहाँ बैठा है, इसलिए डी और ए के मध्य में 3 व्यक्ति बैठा है, 1 2 3। या तो मैं ऐसे कह सकता हूँ ए और डी के बीच में 3 व्यक्ति बैठा है, ये भी कंडीशन हो सकता है, ये भी कंडीशन हो सकता है, लेकिन कन्फर्म कौन सा होगा अभी मैं नहीं कह सकता, ठीक है। ए ने डी के पश्चात यात्रा की है, ए ने जो है डी के बाद यात्रा की है, तो अब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर कौन सा होगा, क्योंकि इसने कहा है ए ने डी के बाद यात्रा की है, इसका मतलब डी ने पहले किया है, तो डी ने पहले यहीं पर तो है, इसका मतलब ये कंडीशन गलत, ये वाला कंडीशन हमको लेकर अब चलना है। लेकिन अभी भी यहाँ पर कहाँ पर बैठेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, बात समझ रहे। एफ ई के बीच केवल एक व्यक्ति ने यात्रा की है, या एफ और ई के बीच, एफ और ई के बीच केवल एक व्यक्ति, या ई और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति। अभी मैं यहाँ पर नहीं कह सकता कि कौन सा कंडीशन होगा, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ पर एक चीज तो कहा कि ये वाला होगा इनमें से। अब आगे देखते हैं, एफ ने ई से पहले किया है, एफ ने ई से पहले, तो एफ ने पहले यहाँ पर किया है, तो ये वाला कंडीशन सत्य होगा और ये नहीं होगा। इतना बात कन्फर्म हो गया, क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे। तो वर्ष 2014 में किसने यात्रा की? अब हमें बैठाने की जरूरत है कि आप किसको
इसको जो है कैसे पुट करूं कि आसानी से बैठ जाए। क्या मेरी बात को समझ रहे? तो यहाँ पर समझिए अब कैसे मैं इसको पुट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से डी को यहाँ बैठा दूं तो क्या इनके बीच में 3 आदमी आ पाएगा? 1 2 3 नहीं आ पाएगा, क्योंकि डी यहाँ बैठ जाएगा, ए यहाँ बैठ जाएगा। तो क्या 2 आदमी बीच में बैठा? क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? 2 आदमी ना बैठा, तो यहाँ पर मैं नहीं बैठा सकता हूँ। अगर मैं कहूँ कि, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अगर मैं कहूँ कि इस कंडीशन को ए को यहाँ बैठा दूं, ए को अगर मैं यहाँ बैठा दूं तो इसके 3 अंक बाद डी यहाँ बैठ जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? डी यहाँ पर बैठ जाएगा। तो आपका जवाब होगा कि हाँ ये तो हो सकती है, ये हो सकती है। तो चलिए बैठाते हैं। उसके बाद फिर डी यहाँ बैठ जाएगा। उसके बाद कहता है कि ये वाला कंडीशन आना चाहिए, एफ और ई वाला, और एफ और ई के बीच में एक व्यक्ति बैठना चाहिए। एफ और ई के बीच में एक व्यक्ति बैठना चाहिए। तो एफ को यहाँ बैठा दूं और ई को यहाँ बैठा दूं तो काम हो जाएगा क्या? तो हो सकता है, हो सकता है। तो अब कितने आदमी बैठ गए? अब कितने आदमी बैठ गए? 1 2 3 4 आदमी। टोटल कितने? 6 आदमी है। टोटल कितने हैं? 6 आदमी है। और सी ऑलरेडी बैठा हुआ है। सी ऑलरेडी 18 पर बैठा हुआ। तो एक ही व्यक्ति बचा है। अब एक ही व्यक्ति बचा है, और एक ही वो व्यक्ति कौन है? ए आ गया, सी आ गया, ई आ गया, डी आ गया, एफ आ गया, तो बी बचा है। कौन बचा है? बी। तो अब हमसे आंसर पूछा है कि वर्ष 2014 में 2014 पर कौन है दोस्त? तो आपका जवाब होगा ई है। 2014 पर कौन है? ई, और ई राइट आंसर है। बात समझ रहे? तो ऐसे आप कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और कुछ नहीं है। और अपने जो आपका जो सीपीयू है उसको थोड़ा सा शांत रखिए, थोड़ा सा ठंडा रखिए। सीपीयू मतलब समझते हैं? मनुष्य का सीपीयू किसे कहा जाता है? मस्तिष्क को, दिमाग को, है ना। तो यहाँ से एक जीके भी याद रख सकते हैं, हालांकि सबको ये क्वेश्चन याद होगा, ये बात मैं मानता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए, अब दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न वर्गों की संख्या व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। कितने व्यक्ति? शोधकर्ता, वैज्ञानिक, लेकिन प्रोफेसर नहीं है। तो ये वाला घेरा में नहीं आना चाहिए, लेकिन ई वाला घेरा और ई वाला घेरा में आना चाहिए। तो ये 6 जो है ई वाला घेरा में भी है और ई वाला घेरा में भी है, क्योंकि इसने कहा है कि प्रोफेसर नहीं होना चाहिए, यानी ई वाला में कोई कंडीशन से ये वाला घेरा में नहीं आना चाहिए। तो 6 ही ऐसा संख्या है जो कि इसके ई वाला घेरा और इस वाले घेरे के अंदर में आया है ना। तो इसका 6 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये डायरेक्शन वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर पूछते हैं। ओके, देखिए दोस्त, हमारी वीडियो लंबी भले ही हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी, आपके लिए फायदे यानी जो है यूजफुल वीडियो होगा। मैं फालतू वीडियो नहीं बनाता, तो भले ही दिन में क्या, मैं हमेशा आपको 8 बजे एक वीडियो देता हूँ। तो भले ही एक वीडियो दूं, लेकिन आपको वह कहीं ना कहीं अच्छा वीडियो दूंगा, कहीं ना कहीं जो है आपके लिए यूजफुल वीडियो दूंगा। यह नहीं कि दिन में 5 वीडियो 6 वीडियो छोड़ूं व्यूज के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। बात समझ रहे? तो एक वीडियो दूंगा जो कि आपके लिए इनफ होगा, और आप जो है आराम से एग्जाम तक आप हमारे चैनल से जुड़ कर रह सकते हैं, और आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा। और क्या बोलूँ, मैं तो बस कह ही सकता हूँ, बाकी बात आपकी इच्छा। आप सब्सक्राइबर देखकर बढ़ो तो फिर आपकी इच्छा कि मैं सब्सक्राइबर देखूंगा कि जिसके पास 2 मिलियन सब्सक्राइबर है उसी से मैं पढ़ूंगा, खाक कुछ नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हैं? मैंने देखा है, जिसने, मेरा कहने का मतलब, मैंने बहुत को देखा है जिसने सिर्फ a+b का होल स्क्वायर करा रहा है और उसके 2 मिलियन सब्सक्राइबर है। बात समझ रहे हैं? जिससे कि उन सब क्वेश्चन से कहीं कुछ होने वाला है नहीं। तो फिर आपकी इच्छा, आप कहाँ रहते हो, आप अच्छा चीज़ सीखना चाहते हो या फिर आप नदी के बहते पानी में बहाना चाहते हो, आपकी इच्छा। ठीक है, जयंत बिंदु ए से चलना शुरू करता है। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ, आप समझिएगा। डायरेक्शन की थोड़ी बहुत ज्ञान होनी चाहिए आपको। देखिए, मैं एक
ये पॉइंट खींचा, प्लस का निशान, ये आपका जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट, ये जो कटकुट बना, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा जहाँ से आप चलना शुरू कीजिएगा, ये पॉइंट। और ऊपर जाइएगा तो उत्तर जाइएगा, नीचे जाना होगा तो वह दक्षिण जाना होगा, और इधर जाना होगा दायां तो वह पूरब जाना होगा, और बायां जाना होगा तो वह पश्चिम जाना होगा। ये डायरेक्शन अपने माइंड में फिट रखिएगा। और हाँ, एक चीज और, जैसे आपको बोलेगा बायां मुड़ना है, आप घड़ी समझते हैं ना, जो ये कटा वाला घड़ी होता है, क्या ये समझते हैं? समझते होंगे। घड़ी की डायरेक्शन क्या होती है? ऐसे 12 के बाद 1 पर जाएगा, घंटा का सुई, घंटा मिनट जो भी है, तो ये क्लॉकवाइज दिशा होता है। और ये कौन सी दिशा होती है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज दिशा घूमने का मतलब दायां घूमना। कौन सा दिशा घूमना? दायां घूमना। और इसके उल्टा दिशा में घूमना मतलब बायां घूमना। ये चीज अभी मैं क्वेश्चन में आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा, ठीक है? ये चीज आपको अभी समझ में आएगा क्वेश्चन में, ठीक है? अब कैसे, देखिए। अब इसने क्या कहा कि एच से चलना शुरू करता है। कोई स्टार्टिंग पॉइंट ए मैं मान रहा हूँ, ठीक है? स्टार्टिंग पॉइंट ए है, वहां से वह 15 मीटर दक्षिण चलता है। तो मैं इसको दक्षिण मतलब किधर? नीचे जाना है, स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे जाना है। कितना? 15 मीटर, ठीक है? 15 मीटर नीचे गया, ठीक है? और वह बाएं मुड़ता है। अब बताइए, बाएं मुड़ने का मतलब क्या? एंटी क्लॉक मुड़ना। कैसे मुड़ना? एंटी क्लॉक मुड़ना। एंटी क्लॉक मुड़ने का मतलब ऐसे घूमना, यानी ऐसे आप जा रहे हो, ऐसे घूमना, ऐसे जा रहे हो, इधर जा रहे हो, ऐसे घूमना। बात समझ रहे हैं? एंटी क्लॉक घूमना ये। और कितना चला? 20 मीटर चला। कितना चला? 20 मीटर चला। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हालांकि आप अपने आप को इस जगह रखकर समझ सकते हैं कि इस जगह पर हम ही चल रहे हैं। ये सोचिए कि आप ही चल रहे हो। फिर आप सोचिए कि आपको बायां मुड़ना होगा तो किधर मुड़ना होगा? बायां जो मुड़ना होगा तो किधर? इधर मुड़ना होगा, है ना? हालांकि आप इस बात को अगर समझ लेते हैं कि बायां मुड़ने का मतलब कि एंटी क्लॉक यानी घड़ी के उल्टा दिशा में घूमना है, और दायां मुड़ना का मतलब कि सीधा दिशा में घूमना है। जैसे अब मैं आगे समझा रहा हूँ। फिर वह दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। दाएं मुड़ने का मतलब अगर ये इधर मुड़ जाता तो बायां हो जाता, इधर मुड़ जाता तो बायां हो जाता है कि नहीं? इधर ऐसे 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 इससे ऊपर गए तो वह आपका बायां हो जाता है। लेकिन दाएं मुड़ने का मतलब ऐसे जा रहे हैं, ऐसे 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 जा रहे हैं, है ना? तो इसका मतलब ऐसे होना है। कैसे होना है? ऐसे होना है। और कितना? 15 मीटर। कितना? 15 मीटर, ठीक है? फिर कहता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, इसका मतलब फिर वह क्लॉकवाइज घूमेगा ऐसे, यानी ऐसे। तो ये 20 मीटर फिर मुड़ा, 20 मीटर फिर मुड़ा। और यहाँ पर आपको मानकर चलना है कि हमेशा वह 90 डिग्री पर मुड़ेगा। और कहीं कहीं क्वेश्चन में लिख भी देता है, अगर नहीं भी लिखा हो तो आपको 90 डिग्री ही मुड़ना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? तो ये 90 डिग्री हर जगह मुड़ रहा है। तो ये अब हमसे पूछ क्या रहा है कि 20 मीटर चलता है और बी पर पहुंच जाता है, यानी यहाँ पर ये पहुंच गया, बी बिंदु पर पहुंच गया। तो अब हमसे पूछ रहा है ए और बी के बीच की दूरी क्या है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है। तो एक बात बताइए, ये भी 20, ये भी 20, तो ये भी 15, तो इधर भी जो ये जो खाली जगह दिख रहा है ये भी क्या होगा? 15 ही तो होगा। और ऊपर भी 15, तो 15 15 कितना? 30। लेकिन 30 तो 2 ऑप्शन में है, तो ये वाला तो आंसर होने से रह गया। अब दक्षिण की पश्चिम की पूरब क्या, दक्षिण की उत्तर क्या? तो एक बात बताइए, स्टार्टिंग पॉइंट से कहां पर है? नीचे। स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे कौन सी है? दक्षिण। तो 30 मीटर दक्षिण। बात समझ रहे हैं? अगर पसंद आई तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? देखिए, इससे हमारी हौसला बढ़ती है कि आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जो करते हैं, हमारा हौसला बढ़ता है कि हाँ, आप लोगों को और भी अच्छे अच्छे तरीके दिया जाए, अच्छे अच्छे मतलब के क्वेश्चंस को कराया जाए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो जरूर दोस्त हमारी हौसला को बढ़ा सकते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। बाकी बात चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चंस मैंने पिछली वीडियो में पूछा था, तो इसका आंसर्स आप लोगों ने दिया था, और बहुत लोगों को यानी बहुत सारे दोस्तों को शर्म आती है आंसर देने में कि ये वाला का आंसर दूंगा क्या समझेगा। अरे दोस्त, कुछ नहीं समझेंगे, समझेंगे कि आप आंसर दिए। बात समझ रहे हैं? तो बस आप आंसर जरूर दिया कीजिए, ठीक है?
तो देखिए ए का मतलब जोड़ यानी 5 + 3, सी का मतलब घटाओ 4, पी का मतलब गुना 2। बस इसको हल कीजिए। 5 3 8 -8 4 दूनी 8, तो कितना हो गया 0। इसका आंसर 0। इतना सा आंसर लिखने में आपको क्या लगा था, देख सकते थे ना, थे कि नहीं। तो आपकी इच्छा दोस्त, अगर आप हमसे क्या कहते हैं वो रखते हैं, जलन की भाव रखते हैं, तो फिर आपकी इच्छा। लेकिन मैं तो किसी के प्रति जलन की भाव नहीं रखता, मैं तो आपको अपना समझकर कराता हूँ क्वेश्चन कि आप हमें समझ सको, आप हमारे साथ जुड़ सको। ये आपके लिए कल यानी इसका आंसर जो देना है आपको देना है इस वीडियो के लास्ट में, जो कि अभी कमेंट कीजिएगा आंसर बनाकर जरूर कीजिएगा कमेंट, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं सभी के कमेंट को पढ़ता हूँ और सभी के रिप्लाई को भी देता हूँ। अगर इसके सिवाय भी कोई क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन मन में कोई भी डाउट रह गया हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, या तो और अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है कि दूसरे जगह से हमसे जुड़ सकते हैं। हाँ, अगर जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से तो वहाँ भी हमसे पूछ सकते हैं कुछ। हमारे टेलीग्राम के भी, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक होगा, तो वहाँ भी पूछ सकते हैं। वहाँ पर आपके सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ और आपको कमेंट बॉक्स से भी दे सकता हूँ। तो आप जहाँ भी इच्छा हो पूछिए, लेकिन ज़रूर पूछने का कोशिश कीजिए जो भी हो, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया कीजिए जिससे कि हमारा हौसला बना रहे। बात समझ रहे हैं। तो ये हमारा टेलीग्राम जो चैनल का है QR है, स्कैन करके जुड़ सकते हैं। बात समझ रहे। अगर इससे नहीं जुड़ पा रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा, मैं दे दूँगा। तो वहाँ के बाद क्या बोलूँ, अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और हो सके हमें हमारा सोशल सपोर्ट कर सकते हैं। सोशल सपोर्ट में कहने का मतलब कि आप शेयर करके व्हाट्सएप, फेसबुक और भी कहीं, या किसी दोस्त के पास शेयर करके, या किसी भाई बंधु के साथ जो कि कंपटीशन की तैयारी करता हो उसके पास भेजकर हमारा मदद कर सकते हैं, हमारी हौसला को बढ़ा सकते हैं। और क्या कहूँगा, तो हमें आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं चाहिए। फाइनेंशियल सपोर्ट अगर लेना रहता तो हमारी थैंक्स बटन खुल गया है, लेकिन मैं जो है थैंक्स बटन को ऑन नहीं किया हूँ। अगर चाहिए तो वहाँ से मैं ऑन कर सकता हूँ, लेकिन अभी तक मैंने नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि अभी आप खुद तैयारी कर रहे हो, आप हमें अभी कुछ नहीं दे सकते हो, चाह कर भी नहीं दे सकोगे। तो इसलिए मैं आपसे अभी लेना भी नहीं चाहूँगा। अगर जॉब हो जाए तो फिर आपकी इच्छा कर सकते हो। मैं जब तक 2-3 के सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक मैं थैंक्स बटन को ऑन नहीं करूँगा, ठीक है। तो आप लोग ये पैसे वैसे का टेंशन छोड़िए, मैं आपको फ्री में सब कुछ अभी दूंगा, और मैं आपसे कभी भी यूट्यूब से पैसा नहीं लूँगा, कभी भी नहीं। ये मेरा वादा है कि आपसे कभी भी ना ही मैं कोई अभी पैड बैच निकालूँ, अभी कुछ भी नहीं निकालूँ। तो फिलहाल आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपके अच्छे कंटेंट के साथ बने रह सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। ओके, तो जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।